नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दोस्तों रियल लाइफ ऑफ एन आईएएस ऑफिसर यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके बारे में दोस्तों आज हम जानेंगे कि जब एक व्यक्ति कोई आईएएस ऑफिसर बनता है तो वो कौन कौन सी डिपार्टमेंट में पोस्ट किए जाते हैं, यानी उनकी फील्ड पोस्ट क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट में वो कौन सी पोस्ट पे काम करते हैं, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्टेड है तो किस पोस्ट पे होते हैं। ये सारी बातें दोस्तों हम डिटेल में जानेंगे, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें बच्चों को नहीं पता होती। इनफैक्ट जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं दोस्तों आईएएस एग्जाम की, मतलब यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको भी सिर्फ यही पता होता है कि एक आईएएस ऑफिसर को बड़ी बड़ी गाड़ियां मिलती हैं, बड़े बड़े बंगलों मिलते हैं। मतलब एक आप कह सकते हैं कि चकाचौंध जो कहते हैं, जिसे अगर मैं शब्द हिंदी में इस्तेमाल करूँ कि चकाचौंध देखकर दोस्तों बच्चे तैयारी करने आते हैं। मतलब उनको ये अच्छा लगता है कि बड़ी बड़ी गाड़ी मिलेगी, नौकर चाकर मिलेंगे, बंगलों मिलेंगे, बट ये देखते नहीं है कि ये अगर सरकार उनको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रही है तो वो क्यों कर रही है, इनकी ऐसी लाइफ में ऐसा क्या होता है, इनको ऐसे कौन कौन से काम करने होते हैं जिसकी वजह से इनको इतनी सुविधा दी जाती है। तो दोस्तों हम एक एक करके हर एक चीज़ को आज डिटेल में जानेंगे कि एक आईएएस ऑफिसर की लाइफ में क्या क्या पोस्टिंग्स होती हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे फील्ड पोस्टिंग की, फिर आएंगे स्टेट गवर्नमेंट में कौन से पोस्ट पे पोस्टेड होते हैं, देन लास्ट में बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की। एंड दोस्तों हम बात करेंगे आर्टिकल 311 की भी कि आईएएस ऑफिसर को अगर उनकी पोस्ट से टर्मिनेट करना है तो कौन व्यक्ति कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। दोस्तों जो आईएएस ऑफिसर होता है, आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पोस्ट होती है हमारी सोसाइटी में। आप अगर इंडियन पेरेंट्स की बात करें या स्कूल में टीचर्स की बात करें तो सब अपने बच्चों को दोस्तों क्या बनाना चाहते हैं, एक आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोस्ट होती है। अब पावरफुल क्यों होती है दोस्तों, वो भी हम अभी डिस्कस कर लेंगे। ये दोस्तों आप देख सकते हैं यही कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। ये दोस्तों अयोध्या के डीएम का बंगलो है, यानी कि ये दोस्तों ये कोई ऐसी गूगल से कॉपी पेस्टेड इमेज नहीं है, ये प्रॉपर दोस्तों रियल फोटो है एक आईएएस ऑफिसर के बंगलो की। आप देख सकते हैं जब डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पोस्ट पे कोई आईएएस ऑफिसर लगता है तो उसको किस टाइप का बंगला दिया जाता है। एंड यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। बट हमें देखना है कि एक डीएम का क्या काम होता है, सारी चीज़ें दोस्तों हम जानेंगे, तभी तो दोस्तों समझ आएगा कि बंगला क्यों दिया जाता है, गाड़ी क्यों दी जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे फील्ड पोस्ट की। फील्ड पोस्ट का मतलब कि जब एक आईएएस ऑफिसर अपनी स्टार्टिंग फेज में, यानी कि जब उसकी 2 साल की ट्रेनिंग पूरी होती है, लबासना में दोस्तों ट्रेनिंग होती है, दैट इज लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है मसूरी में, वहाँ पे दोस्तों पोस्टिंग होती है, मतलब वहाँ पे ट्रेनिंग होती है बच्चों की। एंड उसके जो बच्चे क्रैक करके एग्जाम गए होते हैं, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने के बाद दोस्तों उनकी ट्रेनिंग होती है 2 साल की। उसके बाद फिर पहली पोस्टिंग उनको दी जाती है एसडीएम की। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों आप बोर्ड पे, मतलब इस पे पीपीटी में देख सकते हैं, दैट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, शॉर्ट में इसे कहा जाता है एसडीएम। अब दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। हमारे देश में दोस्तों क्या है, एक ओवरऑल क्या है, पूरा एक भारत देश है हमारा, उसको हमने डिवाइड कर रखा है स्टेट्स में, यानी एक राज्य के अंदर हमने डिवाइड कर रखा है। बहुत सारे राज्य हैं हमारे देश में। ऐसे ही दोस्तों हमने फर्दर राज्य यानी जो हमारे स्टेट्स हैं उनको भी डिवाइड कर रखा है, बाइफर्केट कर रखा है अलग अलग डिविजन्स में। जैसे कि दोस्तों हमने क्या किया, स्टेट को डिवाइड कर दिया किसमें, डिविजन्स में, फिर डिवीजन को फर्दर डिवाइड कर दिया डिस्ट्रिक्ट में, फिर डिस्ट्रिक्ट का मतलब दोस्तों जिला को दोस्तों हमने फर्दर उसमें बाइफर्केट यानी फर्दर डिवाइड कर दिया किसमें, सब डिस्ट्रिक्ट में यानी सब डिविजनल में। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे ही कोई एक आईएएस ऑफिसर बनता है तो उसको स्टार्टिंग से बिल्कुल आप कह सकते हैं पहले एक छोटे एरिया को सौंपते हैं कि एक वो छोटी सी जगह को पहले संभाले, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से समझे। उसके बाद दोस्तों इसको एक पूरा डिस्ट्रिक्ट एंड फिर पूरा डिवीजन दिया जाता है। तो जब सबसे पहले दोस्तों एसडीएम की पोस्ट मिलती है, यानी कि उनको क्या मिल रही है, एक छोटा सा सब डिवीजन मिल रहा है एक स्टेट के अंदर। वो सिर्फ उसी सब डिवीजन को मैनेज करते हैं, उसमें जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस चल रहे होते हैं वो सारे वो खुद ही हैंडल करते हैं। एंड दोस्तों एसडीएम के बाद जब वो प्रमोट होते हैं तो उनको अगली पोस्टिंग मिलती है एडीएम की, दैट इज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब दोस्तों एडीएम जो है यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, ये रिपोर्ट करते हैं डीएम साहब को, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये रिपोर्ट करते हैं। एंड एसडीएम साहब रिपोर्ट करते हैं एडीएम को, यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। फिर दोस्तों जो डीएम होते हैं उनको जो भी जानना होता है अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में वो किससे पूछते हैं, एडीएम से पूछ लेते हैं, यानी कि एडीएम रिपोर्ट कर रहे हैं डीएम साहब को। अब दोस्तों सबसे आप जो पोस्ट के बारे में सबसे ज़्यादा सुनते हैं दैट इज मतलब ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम साहब आपने सुना होगा,
कई बार दोस्तों आप गवर्नमेंट व्हीकल देखते हैं, उस पर भी लिखा होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट मतलब एक पूरा का पूरा दोस्तों उनको जिला दे दिया है। आपको पता है एक डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा होता है एरिया में, यानी कि दोस्तों कितने सारे लोगों की जिम्मेदारी एक अकेले व्यक्ति को दे दी जाती है, जिसे कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोस्ट है। ये पावरफुल क्यों है दोस्तों कि अगर मैं बताऊं आपको कि जैसे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने भी ऑफिसेस हैं, जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, चाहे तहसील का हो, चाहे दोस्तों कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सारे के सारे डिपार्टमेंट दोस्तों किसको रिपोर्ट करते हैं? डीएम साहब को। यानी कि वो डीएम साहब को बताते हैं जो भी उनके डिपार्टमेंट में चीजें चल रही होती है। यानी डीएम साहब उनसे जवाब मांगते हैं कि बताओ भाई मेरे डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या चल रहा है, क्योंकि दोस्तों ये डीएम की जिम्मेदारी होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होती है उस डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से एक तरह से डेवलप करना, यानी उसके डेवलपमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है डीएम साहब की। यही दोस्तों हमारी जो सरकार पॉलिसीज वगैरह बनाती है उनको इम्प्लीमेंट करने का काम भी हमारे डीएम साहब ही करते हैं, कि भारत सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना जो भी है, ये सारी की सारी इम्प्लीमेंट कौन करता है दोस्तों? मतलब इसको एक तरह से लागू करने का काम कौन करते हैं? डीएम साहब। एंड दोस्तों डीएम को ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कई बार कहा जाता है। ब्रिटिश टाइम से दोस्तों ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कलेक्टर, क्योंकि उस टाइम पे दोस्तों इनको एक काम दे रखा होता था रेवेन्यू कलेक्ट करने का, टैक्स वगैरह कलेक्ट करने का। इसी वजह से उनका नाम उस टाइम पे पड़ गया था कलेक्टर साहब। दोस्तों ये पोस्ट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि आपको पता है ये पद इतनी आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता, इसके लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करनी होती है। अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो सबसे पहले दोस्तों आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करना होता है, उसके बाद ही दोस्तों आप एक डीएम बन सकते हैं। वो भी 4-5 साल अपनी सर्विस के पूरे करने के बाद आपको डीएम बनाया जाता है। अब दोस्तों डीएम अब इसमें कितना पढ़ना पड़ता है, इससे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने सुना होगा कि चलो जैसे आपकी कोई फ्रेंड आपको बुला रहा है, खेलने वेलने के लिए बुला रहा है, या चल भाई मूवी देखने के लिए बुला रहा है, फिर आप बोलते हो नहीं यार मैं बिजी हूँ, तो वो क्या बोलेंगे सामने से? अरे ऐसा कौन सा कलेक्टर की पढ़ाई कर रहा है कि तू बिजी है। आपने एक लाइन काफ़ी सुनी होगी। या आपके घर में दोस्तों आपके पेरेंट्स ने कभी बुलाया कि चल मंदिर घूमने चलते हैं या कुछ चलते हैं, तो आप बोलोगे नहीं अभी मैं बिजी हूँ, तो वो क्या बोलेंगे? अरे ऐसी कौन सी कलेक्टर की पढ़ाई कर रहा है, तू कौन सा डीएम बनने वाला है कि जो तू ऐसे पढ़ाई कर रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कितनी पढ़ाई करनी होती है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप हल्के में ना लें। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो दिल से मेहनत करिए, ऐसे ऊपरी दिखावा बिल्कुल मत करना दोस्तों, क्योंकि ये एक तरह से आप अपने यूथ को दांव पे लगा रहे हैं। आपकी जो जवानी है, आपकी जो अपनी जवानी है उसको दोस्तों आप दांव पे लगा रहे हैं, उसको आप अच्छे से एंजॉय नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं ताकि आप फ्यूचर में एक आईएएस ऑफिसर बन सकें। इसलिए दोस्तों जो भी काम करें दिल से करें, बिल्कुल मेहनत से करें। अब दोस्तों डीएम के बाद अगली पोस्ट जो मिलती है एक आईएएस ऑफिसर को, वो मिलती है डिविजनल कमिश्नर की। अभी दोस्तों मैंने बताया था कि स्टेट को डिवाइड कर रखा है काफ़ी सारी चीज़ों में, जैसे स्टेट को डिवाइड किया है डिवीजन में, उसके बाद उनको डिवाइड किया डिस्ट्रिक्ट में, फिर सब डिवीजन में, ऐसे दोस्तों डिवाइड कर रखा है। तो स्टेट का जो सबसे बड़ा मतलब एक तरह से डिवाइड करने के बाद चीज़ है वो है डिवीजन, यानी कि जो डीएम होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट होते हैं, बट जो डिविजनल होता है दोस्तों इसके अंदर 4-5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, यानी कि 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसको रिपोर्ट करते हैं? डिविजनल कमिश्नर को रिपोर्ट करते हैं। ये बात दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया कि डीएम कितनी पावरफुल पोजीशन है, कि एक डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों आपको कुछ ना कुछ काम पड़ता ही रहता है। आपको लाइसेंस बनवाना है, आपको कुछ सैंक्शन करवाना है, अप्रूवल चाहिए किसी चीज़ का, आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आपको ये सारे ऑफिस के चक्कर काटने ही पड़ते हैं। एसडीएम हो गया, एडीएम हो गया, डीएम हो गया। तो इसलिए दोस्तों जनता जो है इनके बारे में जानती है, इनके बारे में उन्होंने काफ़ी सुना होता है। अब देखिए दोस्तों आप डीएम के पास जाते हैं, अब सोचो डीएम भी रिपोर्ट कर रहा है किसको? डिविजनल कमिश्नर को। तो आप समझ सकते हैं कि डिविजनल कमिश्नर कितनी पावरफुल एंड कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन हो जाती है एक स्टेट के अंदर। तो दोस्तों ये टोटल 4 पोस्ट हैं एंड ये इसे कहा जाता है दोस्तों फील्ड पोस्टिंग। फील्ड पोस्टिंग क्यों? क्योंकि इस दौरान दोस्तों जो डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, ये फील्ड में काफ़ी घूमते हैं। आपने सुना होगा इंस्पेक्शन करने जाते हैं। अब दोस्तों जैसे कि कोई हॉस्पिटल है, सपोज किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई हॉस्पिटल है, तो उस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी उसकी जिम्मेदारी भी कौन मतलब एक तरह से उसकी जिम्मेदारी भी दोस्तों कौन देखता है? डीएम साहब। उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो चेक करते रहें कि उनके हॉस्पिटल जो उनके डिस्ट्रिक्ट में है उसमें सही से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा,
जो भी दोस्तों चीफ मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, ये सारे के सारे रिपोर्ट किसको करते हैं, डीएम साहब को करते हैं। अगर डीएम साहब इंस्पेक्शन पे चले जाते हैं, उनको अगर कोई वहाँ पे एक तरह से दिखता है कि यहाँ पे धांधलेबाजी चल रही है, तो वो ऑन द स्पॉट दोस्तों डिसीजन ले सकते हैं एंड उस ऑफिसर को, चाहे सीएमओ हो, उन सबको दोस्तों क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। वो रिपोर्ट बना के भेज देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट फिर सस्पेंड कर देती है। तो दोस्तों ये सारी थी फील्ड पोस्टिंग। अब दोस्तों हम देखेंगे कि अगर एक आईएएस ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट में पोस्टेड होता है तो उनको कौन कौन सी पोस्टिंग दी जाती हैं। ये दोस्तों जो मैंने फोटो लगा रखी है, ये किसी भारत के ही किसी स्टेट का दोस्तों ये सचिवालय है, यानी सेक्रेटेरिएट है। एंड सेक्रेटेरिएट का मतलब दोस्तों यही होता है कि जहाँ पे एक तरह से सेंट्रल, मतलब वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम चलता रहता है। तो दोस्तों जब एक आईएएस ऑफिसर को सबसे पहले अगर पोस्ट करना हो स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटेरिएट में, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि इसमें मिनिस्ट्रीज नहीं बोलते, सेंट्रल गवर्नमेंट में हम बोलते हैं मिनिस्ट्री, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बट अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, हम बोलेंगे होम डिपार्टमेंट, हम मिनिस्ट्री नहीं बोलते। तो ऐसे दोस्तों अगर गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें अगर आपको पोस्टिंग करनी है तो एक आईएएस ऑफिसर को कौन कौन से पद पे रखा जा सकता है, ये सारी दोस्तों मैंने सीक्वेंस में लिखा है। सबसे पहली पोस्टिंग दोस्तों उनको मिलती है अंडर सेक्रेटरी। ये दोस्तों एक ऑफिस में ही बैठे रहते हैं, इस टाइम पे ये फील्ड में अपना चक्कर नहीं लगाते, फील्ड वाला सारा काम डीएम एसडीएम ये लोग करते हैं। बट दोस्तों ये जो अंडर सेक्रेटरी हैं, अब सपोज ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं एंड इनको अगर कोई रिपोर्ट चाहिए कि हमारे जो स्टेट है उसमें स्कूल्स में क्या क्या आजकल चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो ये किसी भी डीएम को, किसी भी डिविजनल कमिश्नर को, किसी भी एसडीएम को एक तरह से मैसेज दे सकते हैं कि कृपया करके हमें सारी रिपोर्ट्स दीजिए इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की। तो फिर डीएम साहब इन सबको रिपोर्ट करते हैं। यानी कि दोस्तों ये क्या है, ये बैठे हुए हैं अपने कैबिन में बैठ के, ये एक तरह से एडमिन का काम संभाल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभाल रहे हैं। तो सबसे पहली पोस्टिंग दोस्तों क्या है, अंडर सेक्रेटरी। फिर मिलती है इनको प्रमोट होकर डेप्यूटी सेक्रेटरी, फिर होता है दोस्तों जॉइंट सेक्रेटरी। ये सारे दोस्तों जो है ना, ये एक एक करके प्रमोशन के बाद ही मिलते हैं। एंड ये है स्टेट गवर्नमेंट का। सेंटर का अभी हम बात करेंगे, वो दोस्तों ऑल टुगेदर डिफरेंट है, उनमें थोड़े से अलग नाम भी हैं। फिर दोस्तों अभी हमने बात करी, पहले मिली अंडर सेक्रेटरी, फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी, फिर है जॉइंट सेक्रेटरी, फिर है स्पेशल सेक्रेटरी या फिर डायरेक्टर। किसी डिपार्टमेंट का आपको डायरेक्टर बना दिया जाता है या फिर स्पेशल सेक्रेटरी बना दिया जाता है। फिर है दोस्तों सेक्रेटरी या कमिश्नर, जैसे कि दोस्तों आपने सुना होगा म्युनिसिपल कमिश्नर। ये भी बहुत मोस्ट पावरफुल पोस्ट होती है दोस्तों, एक पूरी के पूरे आप कह सकते हैं म्युनिसिपैलिटी का कमिश्नर। तो दोस्तों ये भी बहुत पावरफुल पोस्ट होती है स्टेट गवर्नमेंट की। ऐसे ही दोस्तों उसके बाद फिर अगली पोस्टिंग मिलती है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ये भी दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है किसी भी राज्य सरकार की अगर हम बात करें। एंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है दोस्तों, वो होती है चीफ सेक्रेटरी की स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। यानी अगर हम बात करें किसी राज्य की, किसी स्टेट की, तो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट दोस्तों जो है वो है एक चीफ सेक्रेटरी की। ये दोस्तों एक तरह से आप इनको शायद से मुख्य सचिव भी कहते हैं हिंदी में। एंड ये दोस्तों चीफ सेक्रेटरी का मतलब हो गया कि ये सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के। एंड जो इनको दोस्तों क्या होता है, ये रिपोर्ट डायरेक्टली करते हैं चीफ मिनिस्टर को, जिस भी स्टेट में ये पोस्टेड होते हैं। मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं, तो वो रिपोर्ट किसको करेंगे, डायरेक्ट योगी आदित्यनाथ साहब को। यानी कि डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर को उनको आंसर देना होता है, बीच में उससे छोटे लेवल पे वो आंसर नहीं देते। उनका डायरेक्ट बातचीत किसके साथ होती है, एक मुख्यमंत्री के साथ होती है। एंड जितने भी स्टेट के अंदर आईएएस ऑफिसर होते हैं, सब इनको दोस्तों रिपोर्ट, मतलब अगर ये जिससे मर्जी रिपोर्ट मांगे तो सबको इनको रिपोर्ट देनी पड़ती है। ये वन ऑफ द मोस्ट सीनियर, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट की। अब दोस्तों हम बात करेंगे एक सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर एक आईएएस ऑफिसर को पोस्ट किया जाता है तो उनके पद को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जब एक आईएएस ऑफिसर को सबसे पहले अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्ट करेंगे तो उनको पोजीशन दी जाती है दोस्तों असिस्टेंट सेक्रेटरी। किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी मिनिस्ट्री के किसी भी डिपार्टमेंट में दोस्तों इनको असिस्टेंट सेक्रेटरी बना दिया जाता है। फिर ये असिस्ट करते हैं अपने से ऊपर के लेवल को सेक्रेटरीज को, अपने से ऊपर के लेवल को मिनिस्टर्स को, सबको ये रिपोर्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों इनको प्रमोट होकर सेकंड पोस्टिंग मिलती है अंडर सेक्रेटरी की। अंडर सेक्रेटरी के बाद दोस्तों इनको मिलती है डेप्यूटी सेक्रेटरी की। फिर दोस्तों मिलती है डायरेक्टर की। यानी कि आपने देखा होगा किसी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसेस होते हैं उनके वहाँ पे इनको डायरेक्टर बना दिया जाता है। आपने देखा होगा जहाँ भी आप बड़े बड़े ऑफिसेस में जाएंगे तो वहाँ पे सबसे जो टॉप मोस्ट पोजीशन होती है वो कौन हैंडल करता है, एक आईएएस ऑफिसर ही हैंडल करता है दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों जॉइंट सेक्रेटरी।
ये दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोजीशन है अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की। पावरफुल क्यों है दोस्तों? क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में जॉइंट सेक्रेटरी का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। जॉइंट सेक्रेटरी दोस्तों ये पूरे मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है, मतलब ये पूरे भारत के आप कह सकते हैं। भारत के लिए दोस्तों हमें जो भी कानून बनाने होते हैं, जो भी पॉलिसीज बनानी होती है, इन लोगों के रोल बहुत ही ज़्यादा आ जाते हैं दोस्तों। जितने भी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं मिनिस्ट्री के अंदर, यही लोग दोस्तों कानून बनाने में मदद करते हैं, यानी पॉलिसी बनाने में मदद करते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी के बाद दोस्तों मिलता है एडिशनल सेक्रेटरी, उसके बाद मिलता है दोस्तों सेक्रेटरी। ये दोस्तों इतनी जो सेक्रेटरी है दोस्तों, ये इतनी ज़्यादा पावरफुल पोस्ट है कि ये डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं किसी यूनियन मिनिस्टर को। फॉर एग्जाम्पल हर एक मिनिस्ट्री में दोस्तों अलग अलग सेक्रेटरी हैं। होम मिनिस्ट्री में होम सेक्रेटरी, हेल्थ मिनिस्ट्री में हेल्थ सेक्रेटरी, ये यूनियन लेवल की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो जैसे होम मिनिस्ट्री है, उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के हेड कौन है दोस्तों? होम सेक्रेटरी साहब। वो कौन है? एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर, यानी आईएएस ऑफिसर हैं वो। जैसे कि अगर मैं नाम लेके बताऊं, अजय कुमार भल्ला जी दोस्तों इस टाइम हमारे होम सेक्रेटरी हैं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं दोस्तों इस टाइम पे, इन्हीं के हस्ताक्षर से, यानी जब ये साइन करते हैं दोस्तों इन्हीं के से। अभी हमारे देश में कोविड के जितने भी नॉर्म्स बनाए जा रहे थे, होम मिनिस्ट्री ही दोस्तों उसको क्या कर रही थी? अप्रूवल दे रही थी। तो होम मिनिस्ट्री की तरफ से साइन कौन करता है दोस्तों? अमित शाह साहब साइन नहीं करते, ये होम सेक्रेटरी साहब दोस्तों साइन करते हैं। यानी कि अजय कुमार भल्ला साहब के साइन है। जितने भी आपने कोविड में रिस्ट्रिक्शंस देखी हैं वो सब कौन साइन करके भेजता है? यही साइन करके भेजते हैं हर एक स्टेट गवर्नमेंट को, उनके चीफ सेक्रेटरीज को। फिर वो फर्दर जनता तक वो सारी बातें पहुंचाते हैं। एंड दोस्तों सेक्रेटरी के बाद जो सबसे ज़्यादा पूरे भारत में इंपॉर्टेंट पोस्ट है किसी आईएएस ऑफिसर की, तो वो है कैबिनेट सेक्रेटरी। ये दोस्तों आप कह सकते हैं पूरे इंडिया के सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं। ये डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, यानी प्रधानमंत्री साहब को। ये डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं, बीच में किसी को रिपोर्टिंग नहीं करते। इनकी डायरेक्ट बातचीत है प्रधानमंत्री साहब से। चीफ सेक्रेटरी की बातचीत किससे थी दोस्तों? मुख्यमंत्री से। एंड इनकी बातचीत किससे है? डायरेक्टली प्रधानमंत्री से। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पावरफुल पोस्टिंग है कैबिनेट सेक्रेटरी दोस्तों। जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग्स वगैरह होती हैं, आप कह सकते हैं कि ये पूरी कैबिनेट के ही सेक्रेटरी हैं। अब दोस्तों हमने 3 चीज़ें पढ़ ली, फील्ड पोस्टिंग भी देख ली, स्टेट गवर्नमेंट में भी देख लिया, सेंटर में भी देख लिया। अब हम दोस्तों देखेंगे क्या क्या इनको पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं सारे के सारे अट्रैक्ट होते हैं। ये भारत की जनता जो है इनको देख के इतना एक तरह से अट्रैक्ट क्यों होती है? ऐसा इनमें इनका दोस्तों रुतबा ऐसा होता है ना, मतलब एक पर्सनालिटी इनकी ऐसी हो जाती है, इतनी बड़ी पोस्ट है दोस्तों ये, कि इनको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। अब देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले तो दोस्तों इनको एक कार मिलती है, मतलब इनके ऑफिशियल पर्पज़ के लिए इनको एक गाड़ी दी जाती है। उसमें दोस्तों एक ड्राइवर भी दिया जाता है, मतलब इनको गाड़ी खुद भी नहीं चलानी, सारा का सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, यानी गाड़ी का भी ड्राइवर का भी। ठीक है दोस्तों, इनको कहीं भी जाना हो, एक ही नहीं दोस्तों, अगर इनके मर्जी करे तो ये मतलब ऑन रिक्वेस्ट अगर इनको काम ज़रूरत पड़ती है तो और भी गाड़ी को ये मंगवा सकते हैं अपने ऑफिशियल काम के लिए। एंड दोस्तों इसके बाद इनको एक बहुत ही आलीशान सा बंगला दिया जाता है। आप दोस्तों फोटो देख सकते हैं, ये न्यू दिल्ली में है। ये न्यू दिल्ली का दोस्तों एक बंगला है किसी आईएएस ऑफिसर का। अब दोस्तों इनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, सबसे पहले मैंने लिख ही दिया, बड़े बड़े घर मिलते हैं, बंगलों मिलते हैं। एंड इसमें दोस्तों घर के साथ इनको माली मिलता है, मतलब गार्डनर हो गया। फिर दोस्तों इनको खाना बनाने के लिए नौकर मिलता है, नौकर झाड़ू पोछे के लिए नौकर मिलता है। हर चीज़ के लिए इनको एक नौकर प्रोवाइड किया जाता है, यानी सर्वेंट प्रोवाइड किया जाता है। फिर दोस्तों एक या एक से ज़्यादा गाड़ी भी इनको मिल सकती है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि जो इनके वाटर कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, गैस कनेक्शन है, फ़ोन कनेक्शन है, ये या तो दोस्तों इनको फ्रीली प्रोवाइड कर दिया जाता है या फिर बहुत ही कम रेट में इनसे चार्ज किया जाता है, यानी सब्सिडी दे देती है दोस्तों गवर्नमेंट इनको, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऊंची पोजीशन पे होते हैं। फिर दोस्तों उसके बावजूद जैसे एक तो इनको अपना घर मिलता है जहाँ पे ये रहते हैं। अब मान लीजिए किसी आईएएस ऑफिसर का मन किया कि चलो भाई उदयपुर घूमकर आते हैं, यानी सिटी ऑफ लेक्स, ठीक है, वहाँ पे घूमने चले गए। तो अब वो वहाँ पे रहेंगे कहाँ दोस्तों? मतलब अगर उनको वहाँ रहना है तो 5 स्टार होटल तो बुक करेंगे नहीं, इसमें खर्चा हो जाता है। तो दोस्तों वहाँ पे गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेस होते हैं, यानी गवर्नमेंट के अपने गेस्ट हाउस होते हैं इन्हीं ऑफिसर्स के लिए। एंड इनको बहुत ही मिनिमम रेट में वो गेस्ट हाउस मिल जाते हैं 5 स्टार फैसिलिटीज़ के साथ। वहाँ पे खाना पीना रहना, एसी पंखा सब दोस्तों रहता है, इनको एकोमोडेशन मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई न्यू दिल्ली में आता है तो हर एक स्टेट का अपना भवन होता है, यूपी भवन,
त्रिपुरा भवन, ऐसे ही दोस्तों अलग उड़ीसा भवन सबके यहाँ पर हैं। यहाँ पर आके वो लोग गेस्ट हाउस में आके रह सकते हैं। और क्या फैसिलिटीज़ मिलती है दोस्तों, कोई एक आईएएस ऑफिसर है, अब 5वां पॉइंट दोस्तों आप स्क्रीन पे देखिए क्या लिखा है, स्टडी लीव्स, यानी जो आईएएस ऑफिसर होता है दोस्तों, इनको 2 साल के लिए विदेश पढ़ने का अगर मन करे, यानी फॉरेन कंट्री में जाके कोई पढ़ाई करने का मन करे कि भाई हम अभी और पढ़ना चाहते हैं, तो आप 2 साल दोस्तों जाके पढ़ सकते हैं। एंड सारा का सारा खर्चा भारत सरकार उठाती है दोस्तों। वहाँ पे आपका रहने का और पढ़ाई का खर्चा कौन देखता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है। बट दोस्तों ये फैसिलिटी तब मिलती है जब आप ऑलरेडी 7 साल इंडिया में काम कर चुके होते हो। एंड उसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट आपसे बॉन्ड साइन करवा लेती है, जब वो आपको भेजती है कि आने के बाद आप इतने साल और हमारे देश में सेवा देंगे अपनी सर्विस के लिए। तो दोस्तों ये काफ़ी सारी इसमें चीज़ें हैं, बट ये 2 साल के लिए भारत सरकार के खर्चे पे आप पढ़ने के लिए जा सकते हैं। फिर दोस्तों जॉब सिक्योरिटी की बात आती है, आर्टिकल 311। आर्टिकल 311 मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। आर्टिकल 311 क्या है, इसमें दोस्तों सिंपल सी चीज़ है कि एक आईएएस ऑफिसर को अगर उनके पद से हटाना है तो सिर्फ वही व्यक्ति इनको हटा सकता है जिन्होंने उनको अपॉइंट किया है, उससे छोटी पोस्ट का व्यक्ति उनको नहीं हटा सकता। जैसे कि दोस्तों अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या एक चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री जो होते हैं वो आईएएस ऑफिसर को उनके पद से हटा सकते हैं या नहीं, तो आंसर इज नहीं। एक मुख्यमंत्री किसी आईएएस ऑफिसर को उनके पद से नहीं हटा सकते। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि आर्टिकल 311 कहता है कि आईएएस ऑफिसर को सिर्फ वही हटा सकते हैं जिन्होंने उनको अपॉइंट किया है। एंड आईएएस ऑफिसर को हमारे देश में दोस्तों अपॉइंट कौन करते हैं, हमारे देश में दोस्तों आईएएस ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब, यानी राष्ट्रपति साहब दोस्तों अपॉइंट करते हैं एक आईएएस ऑफिसर को। इसलिए दोस्तों अगर उनको उनके पद से हटाना है तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही उनको उनके पद से हटा सकते हैं। ये दोस्तों आर्टिकल 311 है, यानी कि इनको दोस्तों जॉब सिक्योरिटी है कि गवर्नमेंट इनको अपनी मर्जी से हटा नहीं सकती। अब दोस्तों अगला इनको क्या फैसिलिटी दी जाती है कि इनको दोस्तों लाइफ टाइम पेंशन मिलती है। ये दोस्तों बहुत ही कम लोगों को मिलती है, और इनकी पेंशन का जो अमाउंट होता है दोस्तों ये काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इनकी सैलरी भी दोस्तों बाकी सरकारी नौकरी में जितनी सैलरी दी जाती है उनसे इनकी ज़्यादा होती है। फिर दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनको फैसिलिटी मिलती है कि रिटायर होने के बाद भी इनको दोस्तों किसी डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाता है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दे दी जाती है। जैसे कि दोस्तों आपने सुना होगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 148। दोस्तों ये कौन बनता है, एक आईएएस ऑफिसर बनता है। जनरली जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है किसी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को वो पोस्ट दे देती है। फिर दोस्तों कोई ट्रिब्यूनल्स होते हैं या फिर कोई कमीशंस होते हैं, जैसे दोस्तों एक है ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके चेयरमैन दोस्तों किसको बनाया जाता है, जनरली आईएएस ऑफिसर को। इलेक्शन कमिश्नर्स दोस्तों कौन होते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। जनरली दोस्तों इन्हीं लोगों को वो पोस्टिंग दी जाती है। तो दोस्तों ये सारी बातें थी आईएएस ऑफिसर्स के बारे में जो आज हमने डिस्कस करी। एंड उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। तो दोस्तों आप अगर आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड दोस्तों मैं आपको एक तरह से सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि आपने ये एग्ज़ाम की तैयारी करने की सोची, क्योंकि दोस्तों आधे से ज़्यादा लोग तो एग्ज़ाम के बारे में सुन के ही डर जाते हैं, क्योंकि ये इतना टफ एग्ज़ाम होता है कि आधे लोग तो बिना एक तरह से कोशिश किए ही हार मान जाते हैं। आप तो दोस्तों कम से कम इतने अच्छे हैं कि आपने कम से कम सोचा, आप इतने स्ट्रांग हैं, यानी कि दोस्तों आपका 50% टास्क ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है कि आप मैदान में उतर चुके हो। बस अब आपको मैदान छोड़ के नहीं जाना है। अपने दिल से दोस्तों कोशिश करते रहिए, आप एक दिन ज़रूर आईएएस ऑफिसर बनेंगे। एंड दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो देखी। आगे भी दोस्तों आप ऐसी वीडियो देखते रहिए, मेरे को अपना प्यार देते रहिए। दोस्तों अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को याद करने में दिक्कत होती है तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, दैट इज ट्रिक्स टू रिमेंबर आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें दोस्तों 60 से 70 आर्टिकल्स को मैंने कवर कर रखा है, यानी कि बहुत ही आसान सी दोस्तों ट्रिक बना रखी है। आपको आर्टिकल को रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आर्टिकल उसी क्लास में ही दोस्तों याद हो जाएगा। उसका लिंक भी दोस्तों मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखना। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। एंड आप सबके प्यार के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।